जाने वो कैसे लोग थे। बहुत कम ऐसा होता है कि वक्त की दीवार पर किसी की छाया रुक जाए और जमाने की गीली रेत पर किसी के पैरों के निशान जम जाएं। किसे मालूम था कि 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में एक मामूली बैंक क्लर्क के घर में पैदा होने वाला वसंत कुमार पडुकोण उन्हीं लोगों में से एक है, ये दुनिया जिनके आने का इंतजार करती है। वो बेंगलोर में पैदा हुए थे और माँ बहुत छोटी थी। उस ज़माने में उनकी शादी 12 साल की थी और हमारे पिताजी शायद 10 साल से बड़े थे। तो काफ़ी एज डिफरेंस था और छोटी थी उस वक्त। 15 साल में हमारे बड़े भाई ने जन्म दिया। हमने सुना है कि माँ कहती थी कि उस वक्त एक कोई ज्योतिष ने उनका हाथ देख के कहा था कि आपके ये बच्चा बड़े होने के बाद बहुत नाम करेगा और बहुत मशहूर हो जाएगा। शिवशंकर पडुकोण और वासंती की पहली औलाद वसंत अपनी दूसरी सालगिरह के दिन बुरी तरह जख्मी हुआ कि जान के लाले पड़ गए। उस समय एक साधु ने बताया कि इस बच्चे का नाम बदल दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। चुनाचे गुरुवार को पैदा होने वाले वसंत कुमार का नाम गुरुदत्त रख दिया गया। गुरुदत्त 5 साल के थे जब उनके पिता को वर्मा शेल कंपनी में नौकरी मिल गई और वे परिवार के साथ बैंगलोर से कोलकाता चले आए। भवानीपुर में जहां गुरुदत्त रहते थे, उनके घर के बाहर ही एक बड़ा सा मैदान था जिसमें मेले लगते थे और यात्रा वाले अपने तमाशे दिखाते थे। यात्रा के जमाने में गुरुदत्त रात भर मौसम की परवाह न करते हुए रामायण, महाभारत और कठपुतली के तमाशे देखते रहते थे। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। गुरुदत्त को भी बचपन से गाने और डांस करने में रुचि थी। उनकी माताजी ने एक जगह लिखा है कि 1935 में जब उदय शंकर कोलकाता आए थे, उनका प्रोग्राम देखने के लिए सभी लोग गए थे। गुरुदत्त ने भी साथ चलने की जिद की थी, मगर ये सोचकर कि 10 बरस का मासूम बच्चा उदय शंकर की कला को क्या समझ सकेगा, उन्हें घर पर ही छोड़ दिया गया था। गुरुदत्त ने गुस्से में 3 दिन तक खाना नहीं खाया और बहुत समझाने बुझाने पे कि आइंदा उन्हें कभी नहीं रोका जाएगा, उनका व्रत टूटा। Only problem was he was highly moody and highly temperamental and छोटी छोटी से बातों में बहुत he used to lose temper. That is why हम बहुत डरते से उनसे बातें करने। अभी वो बोलते हैं हमको सब क्या बातें करने को ही डर लगता था। गुरुदत्त की पढ़ाई कोलकाता में हुई। उन्होंने बंगाली सभ्यता को इस तरह अपनाया कि उसकी छाप उनके सारे जीवन पर दिखाई देती है। ज्यादातर लोग गुरुदत्त को बंगाली ही समझते थे क्योंकि वो बंगला भाषा बिल्कुल बंगालियों की तरह बोलते थे और फिर उनके नाम के साथ दत्त भी जुड़ा हुआ था, जो बंगाल का बहुत ही जाना पहचाना कुलनाम है। गुरुदत्त के बचपन में जिन लोगों ने उनके जहन पर गहरा असर डाला, उनमें एक नाम गुरुदत्त के रिश्ते के मामा बालकिशन बेनेगल का भी है। ये बी बेनेगल मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल के चचा थे। वो बहुत अच्छे पेंटर थे और फिल्मों की होर्डिंग्स बनाने के लिए मशहूर थे। गुरुदत्त को अपने मामा की एक पेंटिंग जिसमें एक आदमी सांप को अपने शरीर पर लपेटे हुए खड़ा है, इतनी ज्यादा पसंद आई कि वे अपने मामा के पास गए और कहा, मामा जी, ये पेंटिंग इतनी अच्छी है कि इसे देखकर मेरा दिल डांस करने को चाहता है। और जब मामा ने उनकी हिम्मत बढ़ाई तो उन्होंने एक डांस बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा सपेरा डांस। और जब सारे परिवार के सामने उन्होंने सपेरा डांस करके दिखाया तो देखने वाले हैरान रह गए। कमाल की बात यह है कि उस वक्त तक गुरुदत्त को संगीत या नृत्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस डांस पर उन्हें 5 रुपए का नकद इनाम मिला, जो शायद उनको मिलने वाले हजारों इनामों और पुरस्कारों में पहला था। गुरुदत्त को खेलने से ज्यादा पढ़ने में मजा आता था।
खास तौर पे इंग्लिश और बंगला कहानियाँ। ये शौक उन्हें अपने पिता की तरफ से मिला था, जो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। मगर गुरुदत्त का एक शौक जो कभी पूरा नहीं हो सका, वो था कॉलेज जाने का और डिग्री हासिल करने का। गुरुदत्त साहब पहले मैट्रिक में अपियर हो गए, तब माँ ने भी प्राइवेटली मैट्रिक किया वही साल में। दे बोथ अपियर्ड ऑन द सेम ईयर एंड शी बोथ ऑफ देम पास इन द सेम ईयर, विच इज़ वेरी, उस जमाने में इट वाज अ वेरी बिग थिंग। उस समय उनके घर के हालात ऐसे थे कि गुरुदत्त के पास नौकरी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। 16 बरस की उम्र में वो एक मिल में टेलीफोन ऑपरेटर हो गए और उनकी तनख्वाह थी 30 रुपए महीने, यानी 1 रुपया रोज। जब भी उनका मैट्रिक का ये पास हो गए, उसी वक्त उन्होंने अप्लाई किया कुछ डालडा कंपनी में, तो वहाँ एक छोटी सी नौकरी मिली। टेलीफोन ऑपरेटर थे या क्या एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, मगर 30 रुपीज़ की सैलरी देते थे। और फर्स्ट सैलरी जब मिल गई तो उन्होंने आके इतना खुश से सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा। हमारे लिए एक छोटा फ्रॉक, और माँ के लिए कुछ, और हमारे पिताजी के लिए, और उनके स्कूल के टीचर थे उनके लिए भगवत गीता। तो ऐसे उनकी वही जनरॉसिटी जो पहले जो दिखाई देती है, आखिर तक वैसे ही थे वो। उदय शंकर के इंडिया कल्चर सेंटर अल्मोड़ा जाने और डांस, ड्रामा और म्यूजिक सीखने का अरमान बीबी बेनेगल ने पूरा किया। उन्होंने महसूस किया कि इस बच्चे के पांव जमीन पर हैं, मगर इसकी आंखें तारों को ढूंढती हैं। और यही सोचकर उन्होंने गुरुदत्त को अल्मोड़ा भेजने का बंदोबस्त किया। 1941 में गुरुदत्त अल्मोड़ा पहुंच गए, जहां उन्हें एडमिशन तो मिला ही, उनका टैलेंट देखते हुए 5 साल के लिए 75 रुपए सालाना स्कॉलरशिप भी दी गई। उस जमाने में 75 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। 1944 में जब दूसरे विश्व युद्ध के कारण दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था, अल्मोड़ा सेंटर को बंद कर दिया गया, क्योंकि जापानी बमबारी का खतरा बढ़ता जा रहा था। तो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर एक मायूस गुरुदत्त को बम्बई आना पड़ा, जहां उनका परिवार पहले ही आ चुका था। मगर किस्मत अच्छी थी कि आने के कुछ ही दिन बाद पुणे की प्रभात कंपनी में असिस्टेंट डांस डायरेक्टर की नौकरी मिल गई। डांस डायरेक्शन का तो नाम था, गुरुदत्त को सारे ही काम करने पड़ते थे, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर एक्टिंग तक सभी कुछ होता था। पुणे के प्रभात स्टूडियो में उनकी दोस्ती 2 नौजवान एक्टरों से हुई, और ऐसी हुई कि आखिरी सांस तक बनी रही। वो 2 एक्टर थे रहमान और देवानंद। देवानंद से दोस्ती का रिश्ता कैसे बना, उसकी एक मजेदार कहानी है। 1946 में पीएल संतोषी एक फिल्म बना रहे थे, जिसका टाइटल था हम एक हैं। गुरुदत्त फिल्म के डांस डायरेक्टर भी थे और संतोषी के असिस्टेंट भी। एक दिन स्टूडियो को जाने के लिए कपड़े बदलने लगे तो देखा कि धोबी उनकी शर्ट की जगह किसी और की शर्ट ले आया था। गुरुदत्त के पास दूसरी शर्ट न होने के कारण वे वही शर्ट पहनकर चले गए। जैसे ही स्टूडियो पहुंचे तो हम एक हैं के नौजवान हीरो देवानंद ने पकड़ लिया। वो शर्ट जो गुरुदत्त पहने हुए थे, असल में देवानंद की थी। गुरुदत्त ने सच्चाई बताई तो देवानंद ने दोस्ती की यादगार के तौर पर वो शर्ट गुरुदत्त को ही दे दी। If Gurudutt had ever a friend in Prabhat in his struggle days, that was me, and vice versa. Gurudutt and I have tramped the streets of Bombay. Gurudutt and I used to go to his house. His mother would cook food for us. He was struggling, poor boy, and I was also very poor. Then we met in Prabhat. He was an assistant director. He was an assistant dance director, assistant director to the great directors. I was struggling, I was learning. And we hit on and we promised each other कि हम जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो आप हमारी फिल्म बनाना, और आप बहुत बड़े हो जाओगे तो हम आपके पिक्चर में स्टार होंगे. So when I opened my company Navketan, I brought him in to do a picture called Bazi and hit high. देवानंद ने अपना वादा पूरा किया और जब अपनी कंपनी नवकेतन बनाई तो गुरुदत्त को डायरेक्शन का चांस दिया। फिल्म थी बाजी। बाजी की जबरदस्त कामयाबी ने गुरुदत्त को डायरेक्टर्स की पहली कतार में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदत्त जो फिल्म मेकर हैं, ये उन फिल्म मेकर में से हैं जो
सोचते एक पोइट की तरह हैं, देखते एक पोइट की तरह हैं, ज़िंदगी से ताल्लुक़ एक पोइट की तरह रखते हैं, जिनके महसूसियात, जिनके एहसास जो हैं उस ज़िंदगी की इंटरनल भावनाओं से जुड़े हुए हैं। गुरुदत्त फिल्म मेकर जो ऐसे हैं जो कि कॉस्मेटिक्स के फिल्म मेकर नहीं हैं। उनकी पिक्चरों की गहराई, उनके कंपोजिशंस की फ्रेमिंग की गहराई, उनके गानों की अगर आप गहराई देखें, और वही इसीलिए आज 50-60 साल के बाद भी गुरुदत्त जी का नाम लेते हैं। और मैं क्या, आने वाली यंग जनरेशन भी उनकी बड़ी फ़ैन है और वो 100 साल तक ज़िंदा रहने वाले हैं उनके अपने काम की वजह से। बिकॉज एक अपनी डिवाइन क्वालिटी थी उनमें, एक लिरिकल क्वालिटी थी उनमें, एक डेडिकेशन थी फिल्म मेकिंग में, एक रोमांस था फिल्म के साथ। आप देख सकते हैं कि फिल्म से इश्क करते हैं जो भी बना रहे हैं, और फिल्म की हीरोइन से भी इश्क करते हैं, आप देख सकते हैं। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। वो अपने डायरेक्टर से, अपने राइटर से, अपने लिरिक्स राइटर से, अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से सबसे इश्क करते हैं, उनकी फिल्में बताती हैं। और गुरुदत्त ऐसे नहीं बन जाता। गुरुदत्त बनता है जिसकी आत्मा, दिल बहुत विशाल हो और रियल ह्यूमन हो। कौन फिल्म मेकर है जो गुरुदत्त जी से परफॉर्म कर, आज संजय लीला बंसाली हों या दूसरे डायरेक्टर हों, नई जनरेशन हो, गुरुदत्त जी पर प्रभावित होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोल थी उनमें, आत्मा थी, और आत्मा से परमात्मा जुड़ा है, और उससे जब जुड़ा रहता है तो सब आने वाले बच्चे उससे प्रभावित होंगे। मैं भी डेफिनेटली उनमें प्रभावित हूँ। काश मैं उतने लिरिकल, उतनी खूबसूरत फिल्में बना सकता जो गुरुदत्त जी ने बनाई। बाजी के बाद आई जाल और बाज। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो हंगामा नहीं किया जो बाजी ने किया था, मगर गुरुदत्त फिर भी नुकसान में नहीं रहे। इन फिल्मों के जरिए उन्हें 3 ऐसे साथी मिले जो अपने अपने मैदान में माहिर भी थे और गुरुदत्त के जानिसार भी। वो लोग थे कैमरामैन वी.के. मूर्ति, एक्टर जॉनी वॉकर और गुरुदत्त के सबसे ज्यादा करीबी माने जाने वाले अबरार अलवी, जो दोस्त भी थे, राइटर भी थे और गुरुदत्त के असिस्टेंट भी। मैं स्टूडियो की तरफ से एज एन असिस्टेंट कैमरामैन आई हैड टू help them. That was my job actually. Whoever comes there, I am supposed to work. So I was working in the picture बाजी। उसमें गाना पिक्चराइजेशन हो रहा था, मैं एक लंबा म्यूज़िक पीस था उसमें। तो गुरुदत्त सोच रहा था क्या करेंगे। मैं कुछ गुरुदत्त को पूछा, देखो गुरुदत्त मैं एक शॉट ऐसा अरेंज करता हूँ, तुमको पसंद आया तो मैं फुल अरेंज करके लाइटिंग वाइटिंग करके तैयार हो जाता हूँ। शॉट क्या है बोला, सो उधर क्या बोलते हैं वो यूजुअल रेस्टोरेंट का, क्लब या रेस्टोरेंट जैसा होता है ना, और काउंटर भी होता है ड्रिंकिंग के लिए, बार से। सो बार के पास वो हीरो खड़े रहता है, देवानंद, बैक टू द बार, और मैं कैमरामैन, मैं सोच के शॉट कैसे करें, मिरर में कैमरा रखा, उधर से देवानंद को पैन किया और देवानंद चलता है इसकी तरफ क्या बोलते हैं, और डांस चल रहा है स्टेज पे, उस तरफ चलता है। मैं भी कैमरा में साथ साथ में जाता हूँ, वो कुर्सी पे बैठते हैं, मैं भी कैमरा नीचे उसके साथ में। दिस इज़ द शॉट आई टोल्ड गुरुदत्त, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। बट सुनो मूर्ति, अपना रात्रा शॉट नहीं ले सकता है, पर रात्रा इज नेम अनदर कैमरा, ही वॉज एक्चुअली कजिन टू देवानंद। तो मैं बोला रात्रा से पूछ लो, इफ ही डजंट माइंड आई विल टेक द शॉट। वो पूछा, गुरुदत्त पूछा उससे रात्रा से, बोला तो मूर्ति तो मेरे दोस्त है ना, जो ना शॉट मूर्ति में क्या हुआ, नहीं आई टुक द शॉट, आई अरेंज द शॉट, लाइटिंग एक्सेट्रा। देव को बोला ले, रिहर्सल लिया, एक रिहर्सल लिया, उसके बाद तो शॉट टेक कर लिया। करने के बाद गुरुदत्त पूछा ठीक है बोला, सेफ्टी के लिए मैं एक ले लेता हूँ, सेफ्टी के लिए। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट शॉट एक्चुअली।
एंड उस दिन पैकअप होने के बाद शूटिंग गुजरत मुझे बोलने लगा, गुजरत मैं और तुम नेक्स्ट पिक्चर से थ्रू आउट रहेंगे हमेशा। हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था और हम लोग का ये नहीं था क्या जी गुरुदत्त जी सब हम गुरुदत्त साहब ये वो ऐसा नहीं था, हम दोनों इक्वल्स थे both in shooting as well as outside also, normal life. And he was a person, film, और हमेशा दूसरा कुछ होता ही नहीं था, दूसरा कुछ पिक्चर ज़्यादा नहीं जाते थे, पिक्चर नहीं जाते थे। मैं पूछता था गुरुदत्त तुम क्या कर रहे हो, जब इंग्लिश पिक्चर्स देख के उन्हें और वो बोला देखेंगे क्या हुआ, नहीं जाऊँ ना, मतलब मैं देख के आया पिक्चर अच्छा है। देन बोला देखो इफ़ आई गो ऑन सीइंग इंग्लिश मूवीज आई विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, माई स्टाइल ऑफ सेटिंग या मेरा थिंकिंग कैपेसिटी चले जाएगा। दिस इज रीज़न ही वॉज नॉट गोइंग टू सी मूवीज मच। वो बहुत ही सेंसिटिव थे, बहुत ही ओपन माइंडेड थे और फिर भी अपने आप में वो बिल्कुल जानते थे कि उनको क्या करना है और कहाँ जाना है और कैसे जाना है वहाँ तक। तो बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप भी था और मुझे लगता है वो अमेजिंग डायरेक्टर थे। वर्कर्स जो कुछ खा रहा था, लाओ ना इधर क्या है चना खा रहा है ना, हमको भी लाओ चना खाओ ऐसा। मुझे 6 बजे शाम को कुछ थोड़ा कुछ बुक लगता है मुझे, पता नहीं वो कैसा है। सो मैं अपना मेरा कैमरा बॉय ना कैमरा कैरी करता है ना, वो लड़का को बोलता था तुम जाओ रहे जरा तुम्हारा बीवी से बोल के कुछ बाजरे का रोटी या ऐसे कुछ लेके आओ। दैट कैमरा बॉय वॉज इन अवर स्टूडियो कंपाउंड। वो जाके कुछ बाजरे का रोटी और चटनी वो लोग बहुत स्टाइलिश बनाते हैं। दिस इज वर्किंग क्लास जो पीपल है ना, मिर्ची जरा ज़्यादा रहा के बोले क्या था, मैं कह रहा था तो गुरुदेव देख रहे थे, मुझसे क्या कर रहा है, मैं बोला कुछ नहीं गुरुदेव तुम्हारा नहीं है, बोलो ना क्या कर रहा है। वो बोला ये विठल का घर से कुछ मांगा है। सो ये विठल इधर आओ, नज़दीक है, पगार तुम कौन देता है, मैं पगार देता हूँ या मूर्ति पगार देता है। बोला आपसे दे, फिर हमको रोटी नहीं ला सकते हो ना, तुम्हारा बास मूर्ति है करके उसको नहीं करेगा। सच सिंपल मैन। बाज वो पहली फिल्म है जिसमें गुरुदत्त कैमरे के सामने भी थे और पीछे भी, यानी वो डायरेक्टर भी थे और फिल्म के हीरो भी। मुझे उनके सारी फिल्में पसंद है, वो बहुत लायक थे। उसने कोई पिक्चर ऐसी नहीं बनाई जो बेईमानी हो, वो हर पिक्चर के मान ही होते थे और काम भी इतना ही खूबसूरत करता था, शक्ल भी अच्छी थी। उनका असिस्टेंट थे, जब असिस्टेंट था उस ज़माने से मूछे थे उनके मुँह, तो एक्टर बने तो मूछ में मुंडवानी पड़ी। तो मेरे को देख के तो उधर से प्रयासी चले आ रहे और वहाँ से जा रहे। मैं कहती चोट लगी तो हाथ हंसते ही थे, ये मुँह क्यों छुपाया। मैंने क्या बात है, तो मुँह से हाथ डाल दिया और मुँह से घूम। मैंने कहा इसमें छुपाने वाली क्या बात है, अब जब आर्टिस्ट बन गए तो पता नहीं कितने किस्म की है मूछें लगानी पड़ेंगी, तो आपको तो वो तो आनी थी। और फिर आई आर पार। आर पार 1954 की सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म थी। नैयर ने मुझे कहा कि भाई आबा एक गाना मेरा गा दो, मैं आपकी मेहरबानी होगी, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरा एक गाना गा दो तुम। हमने कहा अच्छा भैया गा देंगे। हमने गा दिया और वाकई वही चीज़ हुई, उनको एकदम टॉप आ गया उस गाने से। गाना ओवर हिट हो गया। कहीं यार कहीं पार लगा तीरे नज़र, सैया घायल किया रे मेरा तूने मेरा जिगर। कहा जाता है शमशाद बेगम के गाए हुए गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र के इतने रिकॉर्ड बिके कि रिकॉर्ड टूट गया। उनकी पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी गुरुदत्त जी की, और आर पार पिक्चर वो बना रहे थे और सेंसर में मेन जो गाना था उनका कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र, वो सेंसर वालों ने काट दिया, कहा कि छोटे बच्चे से ये गाना मत गवाओ। तो उनको तलाश थी कोई किसी लड़की की, तो उनको पता मालूम हुआ कि कोई डांसर लड़की आई हुई है, तो उन्होंने मुझे बुलवाया
तो जब मैं गई तो वो एडिटिंग रूम में थे, एडिटिंग कर रहे थे। तो मुझे देखा, उन्होंने कहने लगे कि मैं 2 चोटी शलवार कमीज़ पहन के गई थी। कहने लगे कि तुमको डांस आता है? मैंने कहा हाँ जी आता है। तो कहने लगे कि यहाँ करके दिखाओ। मैंने कथक डांस सीखा था, इतनी छोटी सी जगह पे तो कथक होता नहीं है। मैंने कहा यहाँ मैं कैसे डांस करूँगी? तो कहने लगे कि जगह छोटी है ना? मैंने कहा जी। तो कहने लगे अच्छा डांस मत करो, मैं गाना बजाता हूँ, तुम भाव बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने गाना बजाना शुरू किया और मतलब कि मैंने भाव बताना शुरू किया और उन्होंने देखा एक कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र, बस इतना सा, और देख के कहने लगे कि कल शूटिंग है तुम्हारी, आ जाओ। कभी यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर, सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे और हमेशा जब भी आते थे सेट पे तो वो हमेशा सोच समझ के आते थे कि कैमरा कहाँ रखना है, किस तरह बुलवाना है, किस तरह गाने के एंगल के हिसाब से किस तरह मुंह बनाना है, वो सब बताते थे। और जब परफेक्ट हो जाता था तब वो हमें कहते थे कि ओके, तब शॉट लेते थे। एक्चुअली जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो वो ओके नहीं बोलते थे। और एक गाना बहुत अच्छा था जो कि उन्होंने लिया था, सुन 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 जालिमा कैसा प्यार कैसी प्रीत रे। तो वो गाना एक दिन में उन्होंने एक ही दिन में पिक्चराइज किया था और वो गाना इतना अच्छा पिक्चराइज किया था कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि गाना ख़त्म हो गया। सुन 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 जालिमा प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जो भी मूवमेंट होते थे तो करके बताते थे और कहते थे कि ये बहुत खूबसूरत लगेगा स्क्रीन पे, और कहते थे कि श्यामा तुम देख लेना ये पिक्चर हिट होगी। आर पार के फौरन बाद आई मिस्टर एंड मिसेस 55। नए और पुराने विचारों के इस टकराव को देखने वालों ने बेहद पसंद किया और फिल्म ने दर्जनों शहरों में गोल्डन और सिल्वर जुबली मनाई। और फिर आई वो फिल्म जो गुरुदत्त की पहचान बन गई, प्यासा। हमने तो जब कलियां मांगी, प्यासा एक सैलाब की तरह देखने वालों के दिलो दिमाग पे छा गई। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि हल्की फुल्की फिल्में बनाने वाला गुरुदत्त प्यासा जैसी फिल्म बना डालेगा। प्यासा की कहानी गुरुदत्त ने बेकारी के दिनों में लिखी थी। उसका टाइटल था कश्मकश। ये कश्मकश जब अबरार अलवी के जादू भरे कलम से गुजरी तो सोने से कुंदन बन गई। मुर्दों की पूजा करने वाली दुनिया में एक फनकार की नाकदरी की ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी आधी सदी पहले थी। I feel there are some parts of Pyasa is somewhere based on my father, you know, because my father never gained success. His whole dream was to publish his book of poems, which never happened, and somewhere all those poems are also lost today. So
the last scene in Pyasa where he says, "I don't want any fame or name, and I'm going away, leaving everything." So that goes to show that most of the time, whether an artist is a poet or a filmmaker or a painter, recognition comes only when after one's death, and it was like a premonition that happened really. मुझे लगता है कि अगर आप नज़र घुमा के देखें तो आज के ज़माने में गुरुदत्त का जो कैरेक्टर है वो सब जगह आपको दिख जाएगा। कितने लोग हैं जो यंग पीपल हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको लगता है उनकी क्रिएटिविटी का कोई मतलब महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, उनको बस उनसे कहा जा रहा है कि तुम नौकरी करो और घर जाओ। तो अपने एक्सप्रेशंस के लिए वो तरसते हैं, और पिक्चर का भी वही मतलब थीम है। मुझे लगता है रेलेवेंस तो आज बहुत है। प्यासे में भी मैंने काम किया उनके साथ। प्यासे में एक शॉट था मेरा कि रात भर शराब पी है और सुबह भी नशा है, तो कैसे करोगी? मैंने कहा मैंने कभी शराब पी नहीं, मुझे नहीं पता। कहले नहीं करो, कैसे करोगी? तो कहने का मतलब ये है कि वो अंदर से आर्टिस्ट का आर्ट जो था ना, वो बाहर निकालते थे, और जितना भी एक आर्टिस्ट के अंदर आर्ट रहता है वो उसको स्क्रीन पे ले आते थे। यही उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। मेरे ख़्याल से उन्हीं के पिक्चरों के बाद से इतने से झरोकों में से शॉट लेना और पत्तों के बीच में से शॉट लेना, और ये उन्होंने ज़्यादातर इसको यूटिलाइज़ किया। के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए। अब तक गुरुदत्त ने जितनी भी फिल्में बनाई थी उनमें ओपी नैयर का म्यूजिक होता था और मजरू सुल्तानपुरी के गीत, मगर प्यासा में पहली बार उन्होंने एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी को अपने साथ लिया, और गुरुदत्त का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। बर्मन दा की दिल में उतर जाने वाली धुनें और साहिर का बेहतरीन कलाम प्यासा की कहानी का अटूट हिस्सा बन गए। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। गुरुदत्त गानों को कहानी आगे बढ़ाने का एक जरिया समझते थे, और यही वजह है कि गुरुदत्त की फिल्मों के सारे गीत एक कहानी कहते सुनाई देते हैं। गुरुदत्त ने अपने गानों से ओपनिंग म्यूजिक भी निकाल दिया था, और गाना इस तरह शुरू होता था जैसे वो डायलॉग का कोई हिस्सा हो। गाने को कहानी में जोड़ते थे। वो तरीका, जो कहानी बोलने का जो तरीका था, गाना सिर्फ गाना नहीं था, लेकिन गाना कहानी में उसके मानी बनते थे। तो दैट वाज हिज स्टाइल। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। His style of filmmaking was in many ways a very interesting step towards modern cinema, particularly in the Hindi film industry. Because if you see his first film Bazi, you will notice the manner in which he shot the film, the manner in which he picturized songs. He was trying out new kinds of techniques at a time when most people were very conservative in the manner of filmmaking.
1959 में रिलीज होने वाली फिल्म कागज के फूल गुरुदत्त की फनकारी की वो मिसाल है जो सदियों तक जिंदा रहेगी और गुरुदत्त को भी जिंदा रखेगी। 20th सेंचुरी वाले एक इधर इंडिया में शूटिंग करने के लिए आए थे एक पिक्चर, और शूटिंग खत्म होने के बाद वो लेंसेस इधर छोड़ के गए बॉम्बे में। उनका ऑफिस है ना 20th सेंचुरी फॉक्स ऑफिस है उनका, और वो उधर का मैनेजर जो है वो गुरुदत्त जी का पहचान थे। और वो खुद ही गुरुदत्त जी को सजेस्ट किया, देखो गुरुदत्त तुम सिनेमास्कोप ट्राई करना चाहते हो, मेरे पास लेंसेस है वो लोग छोड़ के गए, यू कैन टेक दैट लेंसेस एंड हैव अ टेस्ट एटसेट्रा। सो आई ऑल्सो जंप्ड एट द आइडिया, वी गॉट इट, वी टुक सम टेस्ट, डेवलप्ड एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी वो सिनेमास्कोप फ्रेम बराबर नहीं आता था, मुझे भी मालूम नहीं था क्या ये क्या है। देन अपना कोडेक मैनेजर थे, वो हमारा पहचान वाले भी थे, नेचुरल बिजनेस वाइज एज वेल एज फ्रेंडली। उसको बोला देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। देन उन्होंने बोला देखिए आपको कैमरा में गेट चेंज करना पड़ता है। अभी तो टॉकी गेट है, टॉकी फिल्म आने के बाद वो पहले तो साइलेंट मूवीज़ करते थे ना, साइलेंट मूवीज़ का गेट का डायमेंशन चेंज होता है, तो वो लगाना पड़ेगा आपको। वो लगाने के बाद शूटिंग कीजिए, सिनेमास्कोप फ्रेम होता है, एक साइड से साउंड ट्रैक होता है, दैट इज ए बेस्ट करेक्ट थिंग। देन वैसे वी गॉट द साइलेंट गेट, व्हाट इज नॉन साइलेंट गेट फॉर आवर मिचेल कैमरा फ्रॉम लंडन, वी गॉट इट and then we just took some tests, okay, everything was all right, then we started the movie कागज के फूल। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। सबसे बेहतरीन गाना मेरी पूरी करियर का मैं कहूँगी जो कागज़ के फूल में था, वक्त ने क्या क्या हसीन सितम, और उसका पिक्चराइजेशन, उसके लिरिक्स, उसका म्यूज़िक, उसका मतलब मूड, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। वो एक गाना है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और मैं अकेली नहीं, और कई लोगों ने कहा तो क्योंकि उसमें एक जो कैरेक्टर है उसके लिप मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इनर फीलिंग्स हैं जो उसके बैकग्राउंड में आता है वो गाना। वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल सॉन्ग्स एवर पिक्चराइज्ड अकॉर्डिंग टू मी। उम्मीदों के माहौलों और मायूसियों के खंडरों पर खड़ी हुई ये फिल्म एक उदास पेंटिंग की तरह है जिसमें इंसान जिंदगी के सारे रंग एक ही वक्त में देख सकता है। राज कपूर ने कागज के फूल देखकर कहा था, ये फिल्म अपने वक्त से पहले बन गई है। आज लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, मगर आने वाली नस्लें इसे समझेंगी और इस शाहकार पर नाज करेंगी। राज कपूर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। वो फिल्म जो सिनेमा घरों में एक हफ्ता भी ना चल सकी, आज दुनिया की 11 यूनिवर्सिटीज के फिल्म कोर्सेस में पढ़ाई जाती है। पर उस नाकामी ने गुरुदत्त का दिल तोड़ दिया। कागज के फूल के बाद गुरुदत्त फिल्म्स के झंडे तले कई फिल्में बनी, जिनमें से 2 फिल्में तो ऐसी हैं जिन्हें मील का पत्थर कहा जा सकता है, यानी 14वीं का चांद और साहब बीवी और गुलाम। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदिरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम। मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। जैसे रिकॉर्डिंग होता था तो सामने खड़े रहते थे और इस कदर समझाते थे कि आपको पता लग जाता था कि हमको कैसे गाना है। जैसे मेरा वो गाना था भंवरा बड़ा नादान, उसमें उन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह समझाया कि भंवरा बड़ा नादान, बगियन का मेहमान, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान। लेकिन उन्होंने मुझे जब गाना था तो सिंपल था और म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत कुमार थे, तो वो जैसा गाते थे उन्होंने वैसे सिखाया। जब रिकॉर्डिंग के लिए मैं खड़ी रही तो मेरे सामने गुरुदत्त जी खड़े हो गए और उन्होंने इस कदर सामने बैठ के मुंह बनाना शुरू किया कि मैं उनका मुंह बनाना देख के गा रही थी। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। जब दिया जलाते हो शैडोज आते हैं, उस वक्त हमने खुद देखा है। मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू पीप इन एंड सी। ही यूज्ड टू क्रिएट फॉर्म्स विथ हिज हैंड्स ऑन लाइक शैडो, और वो जो उन्होंने उस वक्त शैडो लाइट और वो जो इनोवेटिव क्रिएटिविटी जब कर रहे थे उस वक्त जो देखा था, मुझे अभी तक याद है कि साहेब बीबी और गुलाम में वो एक सीन है मीनू मुमताज़ के डांस का, और उसके पीछे जो डांसर्स डांस करते हैं, और दैट इज़ अ ब्रिलियंट सीक्वेंस वेयर ही इज शोन द लाइट एंड शेड। मैं कहूँगा कि सिनेमा के तौर पे वो मेरे गुरु हैं। मैंने जितना भी सीखा है उनके फिल्मों को बार बार दोहरा कर देख देख कर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और मेरे पिताजी भी थे तो उनसे हमें बहुत प्यार मिला बचपन में, पर अनफॉर्चुनेटली उनका प्यार हमें बहुत ही कम समय तक मिला। वो जब मैं 8 साल का था तब वो गुज़र गए। पर वो 8 साल में हमने जितने भी उनके हॉबीज़ थे, जैसे उनको पतंग उड़ाना बहुत शौक़ था, तो पतंग उड़ाने का शौक़ भी हमें उनसे मिला। उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो हम भी बहुत किताब पढ़ते हैं। तो इस तरह के फ़ोटोग्राफ़ी का उनको बहुत शौक़ था। मुझे भी आज बहुत फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है। मेरा ख़ुद का डार्क रूम है, मैं नेगेटिव्स डेवलप करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि उनसे काफ़ी कुछ हमने बहुत कम समय में काफ़ी कुछ सीखा। ऑर्सन वेल्स का एक स्टाइल हुआ करता था फ्यूजिंग शैडोज़ एंड लाइट। वो शैडोज़ एंड लाइट्स पे बहुत प्ले करते थे। ऑर्सन वेल्स भी आप देखेंगे तो बेसिकली मेरे पिताजी के कंटेम्प्रेरी थे, तो ये नहीं कह सकते कि पिताजी ने कुछ ज़्यादा उनसे सीखा है, क्योंकि साथ में ही उनके फिल्म्स बनते थे। तो ऑर्सन वेल्स का एक सॉर्ट ऑफ दोनों का स्टाइल एक जैसे लगता है। बेसिकली आप ऑर्सन वेल्स का सिटीज़न केन देखेंगे तो उसमें भी जिस तरह शैडो और लाइट का प्ले किया गया है उसी तरह आप कागज़ के फूल में आप पाएंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी था उन दोनों में, जिस तरह वो हर शॉट को एग्जीक्यूट करते थे। वो लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उससे कुछ फिल्म के आशय में एक कंट्रीब्यूशन हो। और गुरुदत्त और मूर्ति साहब की जो टीम थी तो उसमें
छाया और प्रकाश का जिस तरह से उन्होंने मिश्रण किया था, जैसे कि आप अगर ये साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, साहिब बीबी और गुलाम का एक जो गाना है, तो उसमें मेन डांसर को छोड़ के बाकी सब डांसर्स जैसे कठपुतलिया शैडोज़ है। तो कि ये ज़माना ऐसे कि जो बीत रहा है और उसमें कई ऐसी हस्तियां हैं कि जो बर्बाद हुई है और वो उस वास्तु को हॉन्ट कर रही है, ऐसा एक जो फीलिंग उस सीन में आता है। I wouldn't say कि उनका he was really influenced by Orson Welles. I don't think so. I think he was more like the classical filmmakers of America at that time, जैसे विलियम वाइलर है, और उस किस्म के डायरेक्टर्स का उनके ऊपर काफ़ी मुझे लगता है कोई असर था। But not that he copied them, he made very original films. साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आँखों आँखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। ये वो ज़माना है जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी की नाव भी गलत फहमियों के भंवर में फंस चुकी थी। जिस गीता दत्त को उन्होंने दिल की गहराइयों से चाहा और शादी की, समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा गए। हम लोग माटोंगा में रहते थे और वो दादर में रहते थे। तो जब भी हमारे भाई की शूटिंग नहीं रहती थी और उनका भी रिहर्सल या सॉन्ग रिकॉर्डिंग नहीं रहता था, तब वो हमारे घर पे आती थी और उनके घर वालों को कहती थी बहाना देख के कि मैं लल्ली से मिलने आती हूँ, मगर सच तो मिलने को आती थी वो हमारे भाई को। जब इनकी पहचान हुई सो हमारे भाई he started sending her love letters and I was like a peon, you know, handing over the love letters. So I was the first one to do this between the two of them and brought them together practically. जिस गीता दत्त को उन्होंने दिल की गहराइयों से चाहा, वो उनसे दूर जा रही थी। यहाँ तक कि दोनों अलग अलग रहने लगे थे। गीता दत्त अपने बच्चों के साथ रहती थीं और पेडर रोड के एक फ्लैट में अकेले बैठे हुए गुरुदत्त अपनी सुनहरी यादों के एल्बम के पन्ने उलटते रहते थे और अपने गम को भूलने की कोशिश करते थे। और फिर एक सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया तो वो वहां जा चुके थे जहां सुख दुख हार जीत नाम और बेनामी का कोई मतलब नहीं होता, जहां सन्नाटा होता है, कभी खत्म न होने वाला सन्नाटा। और वो दिन था 10 अक्टूबर 1964। प्यासा वो अमृत पी चुका था जो उसे हमेशा हमेशा जिंदा रखेगा। दुख की बात है जब वो जिस रात को वो गए, सबसे आखिरी बात सिर्फ मेरे से हुई थी। रात के 12 बजे उन्होंने फ़ोन करके मुझे पूछा था तुम्हारे पास गीता है क्या? मैंने बोला नहीं, गीता दी चली गई हैं, अभी यहाँ नहीं है। उनका यही सवाल था कहाँ मिलेगी मुझे वो। तो मैंने कहा था कि शायद घर गई होंगी। ये इसके बाद उनकी किसी से बात नहीं हुई और सुबह फिर मैं जब घर गई थी तो वो नहीं थे। इतने बड़े इंसान का अंत इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कभी भी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।